जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की बायोलॉजी की नोट्स का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमने जो सेल्स है तथा उसकी हिस्ट्री है और उस मतलब जहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि सेल्स ऑर्गेनेल से पूछता है कि कौन से कोशिकांग को किसने विकसित किया है, कौन से कोशिकांग का कार्य क्या है। तो ये क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलते होंगे एग्जाम, उन सभी को हमने पहले वीडियो के माध्यम से कवर किया। आज के इस वीडियो के माध्यम से उस बायोलॉजी का पार्ट 2 है और इसके माध्यम से हम लोग तो जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फ्रेंड्स, यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सीरीज की, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो इससे पहले फ्रेंड्स हमने देखा था कि जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी को हमने 1 बाय 1 करके काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। आज बायोलॉजी का पार्ट 2 है, तो उससे आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है और यूकैरियोटिक कौन सी है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं तो उनसे बचने के लिए क्या करेंगे, तो एक छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए चलेंगे कि जैसे एक तरफ आप लिख लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी तरफ लिख लीजिएगा यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद 1 बाय 1 करके पॉइंट उनको नोट करते चलिएगा। विकसित कोशिकाएं ही यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है जो पौधों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। आप देखते हैं कि जितनी भी कोशिकाएं चाहे जंतुओं में पाई जाती हों या पौधों में पाई जाती हैं वो विकसित कोशिकाएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, वहीं आप यूकैरियोटिक से आप रिलेट कर सकते हैं कि यू से मतलब यूरोप, यू से यूरोप, यूरोप क्या है, विकसित है। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी कोशिका है जो कि विकसित है, कौन सी कोशिका होती है जो कि अल्प विकसित है। तो उससे समझने के लिए क्या है, एक चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। जैसे यू से होता क्या है, यू से यूरोप, और यूरोप क्या है, विकसित है। अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा कौन सा महाद्वीप सर्वाधिक विकसित है, तो यूरोप महाद्वीप सर्वाधिक विकसित है। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि एग्जामों में क्वेश्चन पकड़ना है फ्रेंड्स। कई बार होता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप दिमाग में डाल लेंगे तो आप एग्जामों में क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। तो आप इस चीज़ को एक रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो कोशिश कीजिएगा इनको अगर नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट करते हुए चलिएगा। तो यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका, यानी यूकैरियोटिक कोशिका जो विकसित कोशिका जो जीव तथा जंतुओं में पाई जाती है, यानी सभी पौधों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जीव पहली बार अवतरित हुई उनको यूकैरियोटिक की तरह नहीं थे, उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह से विकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, यानी अल्प कम विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु में इसी तरह की कोशिका पाई जाती है। तो आपसे पूछता है कि जीवाणु में कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो आप बताइएगा। जीवाणुओं में अल्प विकसित कोशिका पाई जाती है, तो जिसकी वजह से अल्प विकसित जो कोशिका पाई जाती है तो वो किस टाइप की है, तो वो होती है प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। बात करते हैं अब कुछ प्रमुख अंतरों के बारे में कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन और कम विकसित है, यूकैरियोटिक कोशिका विकसित है तथा इसका आकार भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ा है। तो इस चीज़ को भी आप लिख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि आपको देखने को मिलेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक या केंद्रक युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रतापित जल का अभाव रहता है, जबकि आपको देखने को मिलेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका जो कि विकसित कोशिका है इसमें सभी कोशिकांग यानी सभी कोशिका की संरचनाएं इसमें मौजूद होती हैं। तो आप इन चीज़ों को भी लिखते चलिएगा। अगर फ्रेंड्स बात करें, प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं तथा डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनका हिस्टोन प्रोटीन भी युक्त होते हैं। तो आपसे यही पूछता है कि किस प्रकार की कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा कि यूकैरियोटिक। जितने भी विकसित वर्ग हैं आप इस चीज़ से दिमाग में ले लीजिएगा क्वेश्चन पकड़ने के लिए कि जितने भी विकसित वर्ड है कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी एक विकसित कोशिका में क्या क्या विशेषताएं हैं, आप इन चीज़ों को एक समझ पा रहे होंगे तो आप उससे भी क्वेश्चन पकड़ पाएंगे कि जितने जैसे हिस्टोन प्रोटीन किस में पाया जाएगा।
प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में। तो हिस्टोप्रोटीन जो कि एक विकसित कोशिका में पाया जाता है। विकसित कोशिका कौन सी है? तो विकसित कोशिका आप फ्रेंड्स देखेंगे कि यूकैरियोटिक है। तो इससे भी आप रिलेट करते हुए चलेंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक में आपको केंद्रिका उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, यानी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। आपको देखने को मिलेगा कि कोशिका, जैसे कि कवक हो गया, कवक में आपको क्या देखने को मिलेगा कि काइटिन की कोशिका भित्ति बनती होती है। तो इस चीज़ को भी आप रिलेट कर लीजिएगा। परंतु सेलुलोज की नहीं बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की भी बनी होती है। तो आप देखते हैं कि जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है यूकैरियोटिक पाई जाती है, और जंतुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो जो पौधों की कोशिका भित्ति है वो क्या होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इस चीज़ से भी आप रिलेट कर लीजिएगा। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जो आपको देखने को मिलता है विकसित प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, परंतु सेलुलोज की नहीं बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिलता है। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जंतु आते हैं, पादप आते हैं। तो पादपों की आप कोशिका भित्ति देखते हैं, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इस चीज़ से भी आप रिलेट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ हमें पता होती है और दिमाग में नहीं आती, तो उनको पकड़ने के लिए क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको विकल्प बनाना है, थ्योरी नहीं लिखना है एग्जाम में, तो विकल्प बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तो उनको अगर आप पकड़ लिए तो निश्चित तौर पर आप क्वेश्चन की आंसर तक पहुंच सकते हैं। कई बार जो होता चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन एक पॉइंट जो कि हम पकड़ ले, जैसे कि आप यहाँ पर देख लिए, यूकैरियोटिक कोशिका सेलुलोज होती है। तो सेलुलोज किस में पाया जाता है? तो पादप में पाया जाता है। अब पादप के अंतर्गत कौन सी कोशिका के अंतर्गत जो प्लांट्स और जंतु आते हैं? तो आप बताइएगा कि यूकैरियोटिक में आते हैं। तो आप इससे पूरा क्वेश्चन को आप पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, प्लांट्स और एनिमल कोशिका में अंतर के बारे में, या प्लांट्स और एनिमल कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिका है, हमने पढ़ ही चुके हैं, और लगभग इन दोनों ही कोशिकाएं समान होती हैं। कुछ कोशिकाएं संरचनाओं दृष्टिकोण से पादप जंतु में अंतर होते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतरों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, पादप कोशिका में भित्ति पाई जाती है। आप देखते हैं कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसकी कोशिका में बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति में विकसित भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिकाओं में बाहरी परत कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो जंतुओं में जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस चीज़ को लिख लीजिए कि आप एक तरफ डाल दीजिए पादप कोशिका, दूसरी तरफ डाल लीजिए कि एनिमल कोशिका। अब उसके नीचे लिख लीजिए पहला पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है, पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लांट्स जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्योंकि पूरी चीज़ आप हमेशा याद नहीं रख सकते, पूरी लाइन सोच के आप याद रखिए। कुछ टर्म पॉइंट जो याद किए जाते हैं, कोशिका भित्ति, पादप, कोशिका झिल्ली, एनिमल्स, ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत समय तक बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। आप सोचते हैं कि पूरा एक एक चीज़ थ्योरी को याद कर ले, तो बहुत नॉर्मल नहीं होता कि आप इन चीज़ों को याद कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा कुछ टर्मों को पकड़िए जिससे कि आप क्वेश्चन तक पहुंच जाएं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। यानी पादप कोशिका को आप देखते हैं कि जो जंतु कोशिका से थोड़ा आकार उनका बड़ा होता है। पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं के आकार के बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। तो आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है। यानी आप देखते हैं कि जो सेलुलोज होता है काफ़ी कठोर होता है। तो पादपों में कोशिका भित्ति किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। वो सेलुलोज का होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। आप बाहरी परत देखिए, बाहरी आवरण जो कि प्लांट्स का, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो आप इस चीज़ से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। जबकि जंतु कोशिकाओं का आकार अनियमित रहता है। आप देखते हैं कि बहुत सारी जंतु कोशिकाएं जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। तो इस चीज़ से भी आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं तो उनमें आपको हरित लवक देखने को मिलेगा।
वहीं आपको जबकि जंतुओं कोशिका में लावक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु तो अपना भोजन स्वयं बनाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्लांट्स तथा प्लांट्स के प्रोडक्ट पर निर्भर होता है। तो इस चीज़ को भी आप समझ रहे होंगे। अगर बात करें तो पादप कोशिका में लावक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लावक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम्स का अभाव होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पादप कोशिका में रसधानी काफ़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह जो स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आप सभी जानते हैं, तो आपसे कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पादप कोशिका में जो भोजन स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, तो आप बताइएगा स्टार्च रूप में होगा। फ्रेंड्स, इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये पॉइंट कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वहीं आपसे पूछता है कि जंतु कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन रूप में होता है। आप कई बार देखे होंगे, आप डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्लूकोज की अंतिम इकाई क्या होती है, तो ग्लाइकोजन होती है। तो अब वो किस में होता है, तो मनुष्य में होता है। मनुष्य किसके अंतर्गत आता है, यूकेरियोटिक के अंतर्गत आता है या एनिमल कोशिका के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ से भी आप आई होप कि रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पादप कोशिका में सीलिया जैसे प्रजनन अंग का निर्माण नहीं होता है। सीलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। अगर बात करें वहीं विसरण और परासरण के बारे में, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले टीआरई एग्जामों में, साथ ही साथ बिहार एसआई के एग्जामों में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं जैसे पॉइंट्स के बारे में। पोषक पदार्थों में सजीवों की प्रत्येक कोशिका में पहुँचाना तथा कोशिका में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य हेतु सजीवों में परिवहन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बने होते हैं। पदार्थों के परिवहन में विसरण तथा परासरण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। विसरण परासरण द्वारा ही बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होता है। तो यानी इसका जो महत्वपूर्ण है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी वजह खाद्य पदार्थों को जो ट्रांसपोर्टेशन होता है शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना, ये किसके कारण होता है, तो परासरण और विसरण के कारण होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया है। अब एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि पहले विसरण, तो विसरण की बात करें मैंने द्रव, गैस तथा विलेय अणुओं की अनेक अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। यानी आपसे पूछ रहा है द्रव हो या गैस हो या विलेय अणुओं को, अब सबसे पॉइंट जो मेन है आप यहाँ पकड़िएगा, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति या अणुओं का अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि विसरण क्या है, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा या फिर आप एग्जाम्पल दे देगा कि किसमिस में क्या होता है, परासरण होता है या विसरण होता है। तो उस चीज़ को आप यहाँ से रिलेट कीजिएगा कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं जहाँ उस अणु की सांद्रता कम होती है। प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र सिस्टम में होने वाले अन्य पदार्थों के विसरण पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, यानी विसरण के कुछ उदाहरण की बात करें, तो विसरण द्वारा गैसों O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन विसरण द्वारा होता है, जलवाष्प का बाहर निकलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, परासरण होता है या विसरण होता है। तो आप बताइएगा कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो विसरण के कारण होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम पे स्टेट पीसीएस वगैरह में एग्जाम से यहाँ से पूछता है। फ्रेंड्स, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके कारण होता है, परासरण के कारण होता है या विसरण के कारण। इसमें होता क्या है कि अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गतिमान होना या जाना, वो क्या कहलाता, तो विसरण कहलाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के विभिन्न पोषक पदार्थों का बाहरी वातावरण में कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है। इत्र किसी सी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैल जाए। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि इत्र की यदि जो
बात सीसी है, अगर उसका ढक्कन खोल दिया जाता है तो पूरा कमरा महकने लगता है। तो किसके कारण महकने लगता है? तो ये विसरण के कारण ही महकने लगता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भाग में समान रूप से फैल जाता है। ये विसरण का ही उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल दोनों पूछता है, इत्र की सीसी। साथ ही साथ अगर बात करें वाष्पोत्सर्जन, तो अगर कुछ भी नहीं याद कर सकते तो इसको तो याद करते हैं। वाष्पोत्सर्जन विसरण, वाष्पोत्सर्जन विसरण, इत्र की सीसी विसरण, वाष्पोत्सर्जन विसरण, इत्र की सीसी विसरण। ये दोनों किससे संबंधित है? तो वाष्पोत्सर्जन आपको देखने को मिलेगा कि विसरण से संबंधित है। इत्र की शीशी खोलने पर कमरा पूरा महकने लगता है, वो किसका एग्जाम्पल है? तो विसरण का एग्जाम्पल है। दो चीज़ तो आप एकदम याद ही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है तथा इसके लिए कोशिका का जीवित होना बहुत ज़रूरी है। विसरण द्वारा स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कम दूरी तक ही होता है। तो आपसे ये भी पूछता है, विसरण की दर आकार पर निर्भर करता है, पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थों का विसरण तेज गति से होता है और बड़े आकार के जो अणु होते हैं या पदार्थ होते हैं उनका धीमी गति से होता है। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, जो कि आप देख रहे हैं परासरण के बाद परासरण प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। तो आपने देखा था कि जो उसमें क्या था, तो अर्धपारगम झिल्ली यानी उसमें क्या था, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की वाली की ओर तो ग्रहण कर रहे थे यानी गमन कर रहे थे, लेकिन उसमें झिल्ली नहीं थी। अब आपको अर्धपारगम झिल्ली यहाँ पर आ जाएगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि अर्धपारगम झिल्ली किस में है। तो आपको देखने को मिलेगा जो कि परासरण में है। जल की कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण द्वारा अर्धपारगम झिल्ली से होकर तब तक गमन करते रहते हैं या गमन करते रहें जब तक अर्धपारगम झिल्ली दोनों तरह की जल की मात्रा संतुलित ना हो जाए। अगर वही बात करें फ्रेंड्स, तो परासरण दबाव ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछता है। परासरण दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपारगम झिल्ली वाले जल तथा विलायक के गमन को रोक देता है। परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलेय को सीधा समानुपाती होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रूप से भूमि में जल अवशोषित करते हैं। तो आपसे पूछता है कि पौधे जो जड़ों से यानी भूमि से जो जल अवशोषित करते हैं तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो किसके कारण होता है? परासरण के कारण से या फिर बात करें तो विसरण के कारण से। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत सारी एग्जामों पूछता है एग्जाम्पल कि जो पौधे जड़ के द्वारा भूमि से जल अवशोषित करते हैं तो किसके कारण अवशोषित करते हैं? तो परासरण के कारण अवशोषित। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। पौधों की कोशिका में जल का संचलन परासरण द्वारा होता है, यानी पौधों की कोशिका में जो जल आपको, हालांकि आप देखते होंगे जाइलम और फ्लोएम के द्वारा प्रवाहित होता है, ऊतक होते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया किसके कारण होता है? तो परासरण के कारण। आप बताइएगा। परासरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीति रहते हैं जिससे अंग अपना कार्य अच्छी तरह से करते हैं। पौधों की पत्तियों में पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का वितरण परासरण के द्वारा होता है। यानी पौधों, आप देखते हैं कि पौधों की पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो भोजन का निर्माण करते हैं। अब भोजन का निर्माण करने की प्रक्रिया तो आपको यही है कि जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो भोजन निर्माण होता है तो वो जाकर के पूरे प्लांट्स में पहुंचाता है, लेकिन उसको संचालित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसको संचालित करने के लिए वो जो ले जाता है तो वो उसको ले जाने में मदद कौन करता है? तो परासरण करता है। तो इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा। नीचे से यानी जड़ के द्वारा जो अगर बात करें तो पानी उठाया जाता है परासरण के द्वारा। फूड से जो बनता है उसको पूरे पौधे में वो जो वितरित करता है, परासरण करता है। हालांकि फ्लोएम उसमें मदद होता है, ऊतक होता है, उसकी वजह से होता है, लेकिन आप इस परासरण ये प्रक्रिया को संचालित कौन करता है? तो परासरण करता है।
इन चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। बात करते हैं पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र खुलने तथा बंद होने के लिए परागण की प्रक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है। तो आप देखते हैं जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं तो उनको खुलने बंद में भी परागण प्रक्रिया निभाता है। हालांकि अगर तत्वों की बात करें तो आप देखते हैं कि जो पोटेशियम होता है, आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं कि पोटेशियम जो कि रंध्रों को खुलने में मदद करता है, पौधों की रंध्रों को खुलने तथा बंद होने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? तो पोटेशियम तत्वों में। अगर प्रक्रिया के बारे में बात करें तो परागण, इसके प्रमुख कौन कौन से कार्य हैं परागण के, आप याद कर लीजिएगा। मूल रूम से जल अवशोषित करना पहला कार्य इसका, इतना ही पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट यानी परागण के उदाहरण, तो मूल रूम से जल अवशोषित करना पहला पॉइंट। कोशिका में जल का संचरण करना दूसरा पॉइंट। सिर्फ इतना ही पौधों के कोशिका में, आप यहाँ से लिखिए, पौधों की कोशिका में जल का संचयन करना परागण के द्वारा। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है यानी पौधों के विभिन्न भाग खाद्य पदार्थ का वितरण परागण के द्वारा। इतना ही आप लिख लीजिएगा। पहला मूल रूम से भूमि के जल अवशोषित करते हैं। पौधों की कोशिका में जल का संचयन परागण के द्वारा। पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परागण के द्वारा। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने भी परागण के द्वारा। इतने चीज़ें आप 3-4 चीज़ें इसकी लिख लीजिएगा। परागण की एग्जाम्पल डालिएगा। मूल रूम से भूमि के जल अवशोषित करते हैं। पौधों में कोशिका के जल संचयन का परागण के द्वारा होता है। पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण भी परागण के द्वारा होता है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में भी कौन प्रक्रिया निभाती है? तो परागण निभाती है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आप याद करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स एग्जाम पे उनको रिकॉल कर पाना। तो यदि आप टर्म पकड़ के चलेंगे तो आप एग्जाम पे एकदम क्वेश्चन बना पाएंगे। और हमारा मेन टारगेट क्या है? क्वेश्चन बनाना। हमें इसमें PhD नहीं करनी, हमें सिर्फ क्वेश्चंस को पकड़ना है और सिलेक्शन लेना है। आप इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं और कई बार आप देखते होंगे कि उनका सिलेक्शन होता है भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ चीज़ें करते हैं और बेहतरीन समझ के साथ अगर आप उनको करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसा करके चलिए जिससे कि कम पढ़ना पड़े और आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ अलग पॉइंट के बारे में। तो परागण और कोशिका के साथ संबंध, परागण का कोशिका के साथ संबंध के बारे में। तो प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है जिसकी अपनी एक निश्चित परागणीय दाब होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन कोशिका द्रव की तुलना में 3 प्रकार के विलयन करने पर परिणाम निकल करके सामने आते हैं। वह इस प्रकार के हैं: समपराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन, अगर बात करें तीसरा तो अति पराशरी विलयन। यानी 3 प्रमुख जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कौन सा मिलता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन, ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता द्वारा परासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता दाब के समान होती है, तो उसे समपराशरी यानी सम कह रहा है। तो यानी ऐसा विलयन जिसमें परासरण दाब का सांद्रता, परासरण दाब तो कोशिका रस की सांद्रता दोनों समान होती है, सब समान होती है। तो आप इस चीज़ को रिलेट कर लीजिएगा। अगर बात करें समपराशरी विलयन में कोशिका को देखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, जो परासरण प्रक्रिया होती है तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। ठीक, अगर आप वहीं बात करें तो आप इस समपराशरी, तो इसमें दोनों का जो सांद्रता होती है परासरण दाब का कोशिका रस की सांद्रता जब समान हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अगर बात करें तो अणुओं का जो कि द्रव हो या फिर गैस हो, अणुओं का विचरण नहीं हो पाए, गमन नहीं हो पाए। जब गमन नहीं हो तो क्या होगा? जो पदार्थ होगी समान रहेंगे, वजन समान रहेगा। दोनों का आकार दोनों का वजन क्या होगा? तो दोनों का आकार दोनों का वजन देखने को मिलेगा, समान मिलेगा। तो इस वजह से समपराशरी विलयन। अगर अल्प पराशरी विलयन की बात करें तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता द्वारा परासरण दाब कोशिका रस से कम होती है, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अल्प पराशरी विलयन में कोशिका के रखने पर जल बाहरी जल विलयन में कोशिका में प्रवेश करने लगता है, जिसके परिणामस्वरूप आकार और वजन घट जाता है या बढ़ जाता है। अल्प पराशरी विलयन कोशिका में प्रवेश करना अंततः परासरण कहलाता है। अति पराशरी विलयन
ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता पर एवं परासरण दाब कोशिका से अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स के बारे में, अति परासरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर जल निकल करके बाहर आ जाता है। अति परासरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर का जल निकल करके बाहर आ जाता है। तो आप बताइएगा जो अंगूर में है, अंगूर में जो परासन की प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है? तो इसी के कारण यही जो कि विलयन यानी कि अति परासरी विलयन की वजह से, यानी अंगूर को जो आप धूप में रख देंगे तो आप देखेंगे कि अंगूर का जो जल है, अंदर का जल है वो बाहर आ जाता है। तो किसके कारण होता है? तो अति परासरी के कारण ही होता है। इस चीज़ को भी आप रिलेट कर लीजिएगा। वही किशमिश का फूलना अल्प परासरी का एग्जाम्पल है, आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो अति परासरी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका का जल बाहर निकलकर बाह्य परासरण कहलाता है। बाह्य परासरण के कारण कोशिका का जीव द्रव सिकुड़ने लगता है और कुछ समय बाद जीव द्रव संकुचित होकर कोशिका के एक कोने में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई नजर आती। इस प्रक्रिया को भी जीव द्रव संकुचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लिख लीजिएगा। महत्वपूर्ण कुछ और पॉइंट्स, अंतःशोषण एक प्रकार का विसरण है जिसमें गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, सूखे बीज अधिशोषित करके फूल जाते हैं। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। सक्रिय परिवहन, जब पदार्थों में स्थानांतरण की ऊर्जा खर्च होता है तो इस प्रक्रिया को सक्रिय परिवहन कहते हैं। निष्क्रिय परिवहन की बात करें तो निष्क्रिय परिवहन जब पदार्थों का परिवहन बिना खर्च किए होता है तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स एंडोसाइटोसिस के बारे में, एंडोसाइटोसिस एक कोशिका जीव अमीबा की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बना देता है कि वह बाहरी वातावरण से भोजन का ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्य को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जो द्रव डिप्लाज्मोलाइसिस जो आपको देखने को मिलेगा, यानी कोशिका द्रव्य कुंचन। तो बात करें कोशिका द्रव्य कुंचन, कोशिका को अगर अल्प परासरी विलयन में रख दें तो वह अंतःपरासरण द्वारा जीव द्रव पुनः अपनी पहले वाली स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रक्रिया को जीव द्रव विकुंचन प्रक्रिया कहते हैं। यानी आप देखेंगे फ्रेंड्स, यदि किशमिश को जल में रख देते हैं तो क्या होता है कि जल कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि किशमिश जल को अवशोषित करके फूल हो जाता है, तो वह पुनः अपनी प्रक्रिया में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को हम जो कहते हैं जीव द्रव विकुंचन प्रक्रिया कहते हैं। तो इस चीज़ से भी आप रिलेट कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी फ्रेंड्स। कई बार यहाँ से बहुत सारे एग्जामों क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को रिलेट करते हुए चलिएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से कोशिका से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को हम लोग कवर कर लेते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसको और हम डिटेल से इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 150 क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कोशिका विभाजन है उसको अगले वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, क्योंकि जब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो कई बार होता है कि रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो कोशिश की जाती है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ जहाँ पर आप कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हों। यदि पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोशिका विभाजन को हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको आज ही कोशिका की बात का दूसरा वीडियो कोशिका विभाजन का हम डाल देंगे, तो कोशिश कीजिएगा आप उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।